DNA replication. Formation of new copies of DNA. Formation of new copies of DNA from old DNA. During S phase. During S phase of interphase of cell cycle. S phase of interphase of cell cycle. सेल साइकिल क्या लिखा था? सेल डिवीजन लिख दिया था, सेल साइकिल है ना। देखो एस पेज में यही लिखना ए ऐसी, अगर आपने PHAG लिख लिया तो इसका मतलब फेगस हो जाएगा, और फेगस मतलब तो खाने वाला होता है। जैसे बैक्टीरियोफेज लिखते हो तो उसकी स्पेलिंग में ये वाली स्पेलिंग आएगी, और इस ASE फेज लिखते हो तो इसका मतलब सिचुएशन, किसी स्टेप की, किसी स्टेज की सिचुएशन की बात हो रही है। इसमें लिखो आगे, हेडिंग डालिए, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव model of DNA replication. ठीक है, तो इसमें लिखिए each DNA strand, DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है कि सिंगल? हर बार सिंगल स्ट्रैंडेड कैसे मिलेगा भाई? एक देखो फिर सही है। तो डीएनए है ना, अब इसके स्टेज में क्या होगा, ये डीएनए रेप्लिकेशन इतना पता है आप लोगों को। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसे फॉर्क बोलते हैं। फॉर्क बनने के बाद क्या होगा, इसमें देखो जो नया डीएनए बनेगा वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बाद में। ठीक, अब जो डीएनए बना इसमें एक स्ट्रैंड तो न्यू है और एक ओल्ड है, इसमें भी यही है, एक तो न्यू है और एक ओल्ड है, ये न्यू है। तो ओल्ड और न्यू का मतलब जो नए डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे इसमें हाफ कंडीशन कैसी है, न्यू, और हाफ क्या है, ओल्ड। तो जो ओल्ड है वो क्या हो गया, कंजर्व हो गया ना। हाफ कंडीशन जब कंजर्व्ड है तो उसको बोल देंगे सेमी कंजर्वेटिव। बात समझ आ गई? ठीक है, फिर लिखो, ईच डीएनए स्ट्रैंड STRAND, each DNA strand serves as template for synthesis of new strand. Producing two new DNA molecules. New DNA molecules. Each with one new and one old. Each with one new and one old strand. One new and one old strand.
This is semi-conservative replication. अगला पॉइंट देखिए, दिस हाइपोथेसिस, देखो दो चीजें होती है साइंस में, एक हाइपोथेसिस और एक एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस का मतलब जिस पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है ना, सिर्फ सोचा और समझा गया और कह दिया गया, और विद एक्सपेरिमेंट अगर प्रूफ किया गया तो फिर वो हाइपोथेसिस नहीं रहेगी। तो आगे लिखिए, दिस हाइपोथेसिस was given by Watson and Crick and supported by Matheson and Stoll. एक्सपेरिमेंटली ऐसे ही सपोर्ट नहीं कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया। और वाटसन और क्रिक ने केवल हाइपोथेसिस। हेडिंग डालिए, मैसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट। मैसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखो एक्सपेरिमेंट सबको पता है, कल थोड़ा सा समझा दिया था कि एक बैक्टीरिया होता है इकोलाई, है ना, एस्चेरिचिया कोलाई। तो उस इकोलाई की सेल्स को ग्रो किया गया, और ग्रो करने के लिए क्या किया गया, पहले तो नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में डाला, एक दो जनरेशन लगातार ले ली, जिसकी वजह से टोटल जितना भी उसमें नाइट्रोजनस बेस होगा वो सब N14 वाली कंडीशन में था। जब दो तीन जनरेशन प्योर N14 वाली ले ली, अब उसके बाद अब देखा गया तो इसमें क्या था, ये जो डीएनए था है ना, इसमें अब इस बार N15 वाले मीडियम में रखा गया। तो जो फर्स्ट जनरेशन आई उसमें एक सिचुएशन थी कि डीएनए का एक स्ट्रैंड तो N14 मिला और एक N15 मिला। इसका मतलब 15 वाला तो यहीं से बना होगा, यहीं से लिया होगा नाइट्रोजन, लेकिन 14 वाला पहले से था उसमें। तो इसका मतलब जो दो नए डीएनए मॉलिक्यूल, नई जो जनरेशन है उसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल बने हैं उनमें एक 15 और एक 14 वाला मिल रहा है। इसका मतलब 15 तो इस बार बना है और 14 वाला ओल्ड स्ट्रैंड हो गया, हेंस प्रूव डीएनए इज द सेमी कंजर्वेटिव। तो आगे लिखिए, दे ग्रू, GREW, ग्रो किया ना, ग्रोथ करवाई। दे ग्रू एक इकोलाई सेल्स for many generations। अच्छा, एक तरीका ये भी, इसको उल्टा भी करके देखा था। N15 में ग्रो किया पहले, हर बार N15 यही हो गए, N15। अब क्या होगा, अब अगली बार, इस बार क्या दे दिया, N14 दे दिया, तब जो मिला तभी भी वही कंडीशन हुआ, एक N14 मिला और एक N15 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 उसमें पहले से था और 14 इस बार आया। 15 और 14 का मतलब क्या हो गया, आइसोटॉप कंडीशन हो गई है ना। आइसोटॉप में क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 15 का मतलब एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हो जाएगा, और एटॉमिक वेट मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बराबर रहेंगे, न्यूट्रॉन में तो डिफरेंस आया, ठीक है, फिर लिख लो। They grew E. coli cells for many generations in presence of
stable heavy isotope, stable heavy isotope of nitrogen 15. So the DNA became fully टोटल कंडीशन में बन गया था, fully density labeled, N15 N15 ऐसे लिखना, N15 N15 मतलब दोनों स्ट्रेन पे N15 N15 आ गया. The cells were transferred. The cells were transferred to medium, containing nitrogen 14. Nitrogen 14. After each cell division, DNA was prepared from sample of cells and analyzed on cesium chloride gradient. Cesium chloride gradient. Cesium chloride gradient using technique of equilibrium density gradient centrifugation. Equilibrium density gradient centrifugation. इसको अंडरलाइन कर लो. जब सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे तो क्या होगा, जो चीज हैवी होती है वो बॉटम में जाएगी और जो लाइट वेट है वो अपवर्ड आ जाएगी. तो 14-14 वाली कंडीशन में डीएनए कुछ ऐसे अरेंज हो गया कि आधा ऊपर और आधा नीचे. कुछ इस तरीके से डीएनए की कंडीशन हो गई. 14 इधर था और 15 इधर, कुछ इस कंडीशन. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पूरे के पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है. ये बात भी समझ लो, पूरे के पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता. जितने पार्ट का डीएनए रेप्लिकेशन हुआ वही तो 14 मिलेगा. जितने पार्ट का नहीं हुआ वो तो 14 की जगह 15 रहा ना. तो लिखो आगे. which separates molecules according to density differences. After first cell division, when DNA
had replicated once, had replicated once, it was all of hybrid density, nitrogen 15 and nitrogen 40, ऐसे लिखो। आगे लिखो आफ्टर second cell generation, after second cell generation in N14, nitrogen 14, half of DNA was of hybrid density and half fully light. ब्रैकेट में लिखो नॉन आइसोटॉप, हाफ फुली लाइट, ब्रैकेट में लिखो नॉन आइसोटॉप। अब बोलोगे हाफ भी है और फुली भी है, समझ में आई लाइन या नहीं आई? देखो समझो, सबसे पहले क्या किया, जो भी डीएनए था ना सेल के अंदर उसको नाइट्रोजन 15 में रखा और ऐसी कई जनरेशन तैयार की, नाइट्रोजन 15 वाली। जब ऐसी कई जनरेशन मिल गई जिसमें दोनों ही नाइट्रोजन 15 थी, अब इसको किस पे ग्रो किया, नाइट्रोजन 14 पर। जब 14 पर था तब देखा गया तो जो जनरेशन मिली तो इसमें नाइट्रोजन 15 और 14 दोनों थे, ठीक है। अब इसको और ग्रो किया नाइट्रोजन 14 पर। अब कंडीशन क्या होगी, कुछ तो डीएनए ऐसे मिले जो टोटली नाइट्रोजन 14 वाले थे और कुछ फिर से हाइब्रिड मिल गए, यानी एक में नाइट्रोजन 15 है और एक में नाइट्रोजन 14 है। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर इस स्ट्रेन ने बनाया होगा तो 14 इधर है और 14 उसके खुद के पास है, तो दोनों ही 14 वाले बनेंगे। बट अगर इस वाले 15 वाले ने बनाया होगा तो फिर केस अलग है, एक 15 वाला बनेगा और मीडियम से 14 वाला। इसलिए सेकेंड जनरेशन में आधे तो ऐसे मिले जो 14 वाले थे और आधे ऐसे मिले जो हाइब्रिड। अब समझ आया? ठीक, आगे लिखो फिर इसमें। All DNA molecules replicate in this manner. All DNA molecules replicate in this manner. The results could only be
इंटरप्रेटेड ओनली बी, इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेटेड in terms of semi-conservative model. मॉडल सेमी-कंजर्वेटिव मॉडल, फुल स्टॉप। आगे लिखिए द, अलग से एरो लगा के लिखना अलग लाइन में। द टेम्पलेट स्ट्रेंड्स आर the template strengths are read in, देखो भाई याद रखना, चाहे डीएनए पर आरएनए बने या डीएनए पर नया डीएनए बने, नए बनने वाले की डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 होती, हमेशा, चाहे इधर से बने चाहे इधर से टुकड़ों में, डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 होगी। अगर नए बनने वाले की डायरेक्शन 5 to 3 है तो जिस पर बन रहा है उसको रीड किस डायरेक्शन में किया गया होगा, 3 to 5, क्योंकि 3 to 5 में रीड करेंगे तभी तो 5 to 3 में बना पाएंगे, अपोजिट कंडीशन हो जाएगी, तभी तो एंटी पैरेलल। इससे मतलब नहीं है कि डीएनए एंटी पैरेलल बनेगा, आप डीएनए पर जब आरएनए पढ़ोगे ना, डीएनए पर आरएनए की फॉर्मेशन, तब भी आरएनए 5 to 3 की डायरेक्शन में ही बनता है, और जब आरएनए 5 to 3 की डायरेक्शन में बन रहा है इसका मतलब डीएनए पर क्या पढ़ा गया होगा, 3 to 5। जैसे डीएनए की स्ट्रैंड ये है और ये अगर यहाँ है ऐसे 5 to 3 है, ठीक है, बाकी का ये बचा बुचा उधर हो गया है ना, ये 3 डैश ये 5 डैश। अब हमें पता है डीएनए का जो भी स्ट्रैंड काम में लिया, सपोज ये वाला लिया है ना, कोडिंग नॉन कोडिंग सेंस वो बाद में पढ़ेंगे अपन, तो हमें पता है कि जो आरएनए बनेगा वो 5 to 3 की डायरेक्शन में बनेगा, इसका मतलब वो यहाँ से स्टार्ट होगा 5 to 3 की डायरेक्शन, ठीक, तो रीड कौन सा हुआ डीएनए का, 3 to 5, तो लिखो the template strands are read in 3 dash to 5 dash, 3 dash to 5 dash direction, and new strands are synthesized in, and new strands are synthesized in 5 dash to 3 dash direction. पॉइंट डालो। अच्छा, नया डीएनए बनाना है तो आपको मीडियम में क्या डालना पड़ेगा, आपको नया डीएनए बनाना है, आपने पुराना एक सेल रख रखा है, लेकिन आपको क्या मीडियम में डालना पड़ेगा, न्यूट्रिशंस, और वो न्यूट्रिशंस क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, पूरा का बना बनाया न्यूक्लियोटाइड डाल दो, ठीक है, क्योंकि क्यों जरूरी है न्यूक्लियोटाइड ही डालना बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने न्यूक्लिक एसिड, राइबोज, शुगर और ये सब फॉस्फेट, ये सब अलग अलग डाल दिए, फिर उन्हें जोड़ने के लिए भी तो चाहिए, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे मेन एंजाइम कौन है, डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज की कैपेसिटी न्यूक्लियोटाइड्स को लाने की है, ना कि अलग अलग कंटेंट को ला करके फिर ऐड करेगा फिर जोड़ेगा, इतना भी मेहनती नहीं है वो, ठीक है, तो आपको वही डालना पड़ेगा जिससे इजी वे में काम हो जाए, ठीक, तो आगे लिखो सबस्ट्रेट फॉर डीएनए सिंथेसिस, पॉइंट ए, अपने आप नहीं बनाएंगे, फिर उसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले बनाओ फिर न्यूक्लियोटाइड डाल दो तो ज्यादा इजी पड़ेगा, बॉन्डिंग करेंगे लेकिन उसके लिए फिर आपको राइबोज शुगर, हाँ अलग से बनाओगे ना, उस मीडियम में क्यों बना रहे हो, दूसरी चीज न्यूक्लियोटाइड बने बनाए अगर कहीं और से ले रहे हो तो और ज्यादा बेटर है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड अगर आप उसी मीडियम में बनवाओगे फिर डीएनए रेप्लिकेशन करवाओगे तो पहले तो आपको उनकी वैलेंसी डिस्टर्ब करनी पड़ेगी, डिस्टर्ब होगी तभी तो बॉन्डिंग होगी, और फिर बॉन्डिंग होने के बाद फिर से वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर वो अरेंज होगा, टाइम ज्यादा खर्च होगा, तो लिखो
The substrates for DNA synthesis. The substrates for DNA synthesis are are deoxynucleoside 5 dash 5 dash triphosphates. Triphosphates. ब्रैकेट में लिखो DNTP, डी ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डाला, क्योंकि आप जैसे ATP डी है ना, ATP की फॉर्म में, GTP की फॉर्म में ऐसे डालोगे। तो लिखो इसका आगे मतलब लिख लो, डी ATP डी GTP डी, क्या बना रहे हो, DNA ना, तो TTP और CTP। अगर RNA बना रहे होते तो TTP नहीं डालते। हाँ, तो TTP नहीं डालते, फिर इधर UTP डालते। ठीक है, ठीक है। कंफ्यूजन है कोई? डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, यही तो न्यूक्लियोसाइड, फिर फॉस्फेट ऐड हो गया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में दो ही चीजें होती हैं, एक डीऑक्सी राइबो शुगर होगा और क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस। यहाँ पे बेस के साथ में फॉस्फेट भी ऐड किया है, तो आप उसको न्यूक्लियोटाइड डायरेक्टली ना लिख करके आपने ये लिखा ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इस वर्ड का मतलब ही न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, ठीक है। आगे हेडिंग डालिए रेप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क, फॉर्क, रॉक में लग देना, फॉर्क, फॉर्क छिंडा बनेगा ना उसका। आप समझ आया, हिंदी समझ आ रही, वैसे नहीं आ रहा। देखो भाई, अगर बैक्टीरियल DNA है तो बैक्टीरियल मतलब ये समझो कि वो प्लेस, वो लोकेशन एग्जैक्ट जहां DNA का फॉर्मेशन होता है या DNA सिंथेसाइज होगा, वहां ये प्रेडिक्ट किया गया दो चीजें बन सकती हैं, या तो फॉर्क बने, है ना। अभी हम लोग इसको फॉर्क नहीं कहते, अभी हम लोग इसको बबल बोलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप यूकेरियोट्स में पढ़ रहे हो तब तो आपने मॉडल सीधा सीधा पढ़ा है कि ये ऐसे बन जाता है, एक डायरेक्ट बनेगा और एक ये फ्रेगमेंटेड बनेगा, ये होकर जाके फ्रेगमेंट्स होते हैं, बाद में लाइगेज इनको रिजॉइन कर देंगे। तो ये तो यूकेरियोटिक कंडीशन है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो राउंडेड है ना DNA, छोटा सा है। तो वहां उस केस में भी कहीं ना कहीं देखो, ये ये पेयर हो रहे हैं ना, बेस पेयर है, तो कहीं ना कहीं बेसेस क्या होंगे, ओपन होंगे, ये पेयरिंग टूटेगी। तो इस कंडीशन में भी ये क्या बोला जाएगा, बबल बोला जाएगा अभी, है ना। अब और डिस्कवरी होने के बाद हमने देखा है कि पूरा का पूरा DNA तो रेप्लिकेट होता नहीं है, DNA में भी केस बन गए कि ये DNA है तो ये इतना हिस्सा ऐसे ही, इतना ही तो DNA रेप्लिकेट हो रहा है।
बबल बनाना, उधर बने इधर बने। लेकिन इसको जब सबसे पहले वॉटसन और क्रिक ने एनालाइज किया था तो उन्होंने इसको ऐसे ना देख के फिर उन्होंने उसको इस तरीके से देखा, ये कंडीशन में। तो रेप्लिकेशन तो इधर ही हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लो या वर्टिकल लो, केस वही है कि फॉर्क बनेगा। क्या बनेगा? फॉर्क स्टार्टिंग में माना गया था, बाकी माना क्या जाता है बबल बनता है, एक्यूरेट उसके लिए टर्म ऑफ बबल यूज की जाती है। तो लिखिए द फॉर्क इज लोकेशन, the fork is location at which double helix is unwound. Unwound. Double helix is unbind. Unbind होगा इसलिए मिस प्रिंटिंग कर, unbind during replication. During replication. देखो पहले समझ लेना, पहले बैक्टीरिया में समझाऊंगी फिर उसके बाद यूकेरियोट्स। अगर हम बैक्टीरियल डीएनए की बात करें तो वो ऐसे राउंडेड होता है, उसकी ये कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये कहीं एक जगह होगा जिसे ORI बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, वो ओरिजिन पॉइंट होगा, वहां पे ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होगा कि ये एक जगह से ना, इसमें भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा। आगे पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज में 3 टाइप के हो जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, यूकेरियोट्स में ज्यादातर कम सेकंड का ही रहेगा, और फर्स्ट तो फिर फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट जोड़ने होने टूट फूट में ठीक करता है। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे ना यहाँ से इस तरीके से ओरिजिन हुआ, एक डीएनए तो इस तरफ बनना शुरू होगा, ऐसे नए स्ट्रैंड यहाँ आना शुरू होंगे, ये फिर पूरा ओपन हो जाएगा और एक स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनना शुरू होगा। एंटी, और उसके बाद फिर क्या होगा, इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, ये अंदर वाला था ना, तो इसमें तो सबसे बाहर का है, ये कंडीशन है, इसमें इस तरफ बनेगा ऐसे, और जो अंदर वाला है उसमें इस डायरेक्शन में बन रहा था। ठीक, और फाइनली क्या होगा, एक तो ये बन रहा है और एक इधर ये बन रहा है, और ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया ऐसे टुकड़े टुकड़े, वो पूरा कंप्लीट बन, बस डायरेक्शन। फाइनली क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अब आप बोलोगे एक छोटा रह गया एक बड़ा रह गया, ऐसा नहीं होता है, ये हम 2 डायमेंशनल कंडीशन बना रहे हैं, इसको ब्रीफली बना रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग हो जाएंगे। बाकी आप कभी नोटिस किया हो तो कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्मूथ होते हैं ना, रबर जैसी कंडीशन है इनकी, तो दो रिंग आपस में फंस गई और फिर दोनों आपस में निकल जाएंगे। तो बस इतना ही होता है। कोई डाउट है रुचिका? बनाओ इसको, लिखो बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन।
इसमें लिखना बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन। ड्रॉ करना है। पहले इसे बनाओ, फिर एक मॉडल और है वो समझाऊंगी, फिर यूकैरियोट्स में है वो समझाऊंगी, उसको ही डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये ज्यादा कोर्स में है नहीं तुम्हारे में। ये फर्स्ट ईयर में था, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वहां पे है। बन गया डायग्राम। थोड़ा जल्दी जल्दी। टोटल 12 रिंग बनानी है, उसमें भी इतना टाइम लगा रहे। इसके अलावा कई बार कुछ मॉडल कैसे देखे गए, बाई डायरेक्शनल। इसमें तो क्या था, एक इस साइड जा रहा था एक उस साइड जा रहा था, है ना। कभी कभी बाई डायरेक्शनल केस भी देखने को मिलता है, यानी कि ये था डीएनए और उसके बाद ये इसमें फॉर्क या कह सकते हो कि बबल बना। और बबल बनने के बाद कंडीशन ये हुई कि एक बाहर बन गया एक अंदर बन गया, या एक तो इस तरीके से बनने लग गया डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन, और दूसरा इधर ऐसे बनने लग गया। दोनों डायरेक्शन में दोनों बन रहे तो जल्दी हो जाएगा ना कंप्लीट। अभी तो पहले जो बनाया था उसमें तो एक ही डायरेक्शन थी ना, मतलब दोनों ऐसे बन रहे थे, एक इस तरफ बन रहा था और एक इस तरफ बन रहा था। डायरेक्शन तो एक ही थी ना, एंटी डायरेक्शन थे लेकिन एक में एक ही डायरेक्शन थी। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, बाई डायरेक्शनल सबसे ज्यादा इसी को माना गया है, सबसे ज्यादा एफिलेटेड यही बोला गया है कि बाई डायरेक्शनल कंडीशन देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद एक ऐसे बन जाता है और एक ही ऐसे बन जाता है, फिर बाद में ठीक हो जाता है ना।
बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। एक बार मल्टीपल कंडीशन भी देखने को मिल जाती है, मल्टी बबल्स बन जाते हैं, मल्टीपल ऑरिजिन्स। मल्टी ऑरिजिन। ठीक है, इसके बाद इसकी ओरिजिनल मैकेनिज्म है वो कर लिखो।